आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, क्या पूछा, मुझे कुछ भी याद नहीं। पर याद है तो डॉक्टर के सिर्फ ये शब्द, जुड़वा बच्चे। आखिर ये हो कैसे सकता है? नहीं, कहीं तो कुछ बड़ी गलती हुई है। या तो रिपोर्ट बदल गई है, या तो गलत रिपोर्ट आई है। कुछ तो गलत है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, जबकि मैं कभी किसी के नजदीक आज तक नहीं गई। ना लाइफ में कभी कोई रिलेशन रहा, ना कोई नजदीकी। मैं ये सब घर पर कैसे बताऊंगी? पापा को तो मैं पहले ही नहीं पसंद। ढेरों उलझने, घबराहट अपने अंदर समेटे में चल पड़ी घर की तरफ, एक नए तूफान का सामना करने। मुझे अब तबीयत की चिंता नहीं थी, बल्कि अब चिंता थी तो ये कि पापा क्या कहेंगे। शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी बिना शादी किए माँ बनने वाली है। हमारे समाज में आज भी बहू बेटियों से ही परिवार के सम्मान को तोला जाता है। मैं पापा के उसी सम्मान को छोड़ना चाहने वाली थी। मैं डर से कांपती हुई घर लौटी। जैसी लौटी तभी पापा का फोन आया। अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचो, और याद रहे तुम्हें गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह तैयार होना है। गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह? पता नहीं कब चलते चलते मैं डोगरा निवास आ पहुंची। मन में पहले ही इतने सवाल थे। समझ नहीं आ रहा था कि पापा ने मुझे यूं सच धज के क्यों बुलाया। इस चमक दमक वाली दुनिया से तो मुझे हमेशा दूर रखते आए हैं, फिर आज क्यों? मन और तन दोनों को संभालते हुए, समेटते हुए डोगरा निवास की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। मैंने लोगों को बात करते सुना, तब पता चला कि ये पार्टी कुणाल डोगरा के पिता ने रखी है। फिर वहां थोड़ी दूर पर एक बेहद शानदार बनारसी सिल्क साड़ी में एक औरत खड़ी हुई। उसे मैंने कहते हुए सुना, डोगरा साहब इस पार्टी के जरिए कुणाल की जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं। मतलब इसलिए पापा ने मुझे कहा था कि गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह तैयार होकर आना। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं जीवन के उस मोड़ पर हूँ कि कुणाल तो क्या, शायद मैं किसी की बीवी बनने लायक नहीं बची। मैं हाफती हुई जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो देखा पापा एक कोने में खड़े हुए थे। मेरी सौतेली बहन कामिनी के साथ कुछ बात कर रहे हैं। उन दोनों ने मुझे अब तक देखा नहीं था। इधर मेरी नजर गई पर बैल्कनी में कुणाल अपने पापा के साथ खड़ा था। शायद मैं इनसे पहले मिल चुकी थी। हाँ, याद आया, कुछ महीने पहले कामिनी का बर्थडे था तो पापा ने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी, तो उसमें डोगरा परिवार भी आया। पापा ने कहा था कि मेहमानों के मुताबिक वेटर कम लग रहे हैं तो जरा मैं भी काम करती। काम में हाथ बटाया, ट्रे लिए। मैं कभी किसी को पानी तो कभी किसी को चाय तो कभी किसी को कॉफी बांटती फिर रही। कुणाल ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया। मैं अपनी सोच में खोई हुई थी, तभी यादों के सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई। कुणाल अपने पिता से कह रहा था, कैसे आपने तय कर दिया कि मैं उस मोटी लड़की से शादी करूंगा? मेरी जिंदगी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं? सोचा भी कैसे आपने ये? शायद उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि नीचे खड़ी मैं उनकी बातें साफ साफ सुन पा रही थी। पता नहीं कुणाल के पिता किससे उसकी शादी करवाना चाह रहे। जाने कौन बदनसीब होगी जिसे ये मालूम तक नहीं कि उसकी पीठ पीछे इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, ये सब छोड़कर मैं बड़े दरवाजे से पार्टी हॉल में आ गई और सामने ही रोहित मारवा खड़ा था। अनजानों की भीड़ में इकलौता अपना सा। मैं दौड़कर उससे मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ रोहित। मेरे कदम मानो अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे कि अचानक कुणाल डोगरा के पिता की आवाज पहुंची। देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए। मैं और मेरा परिवार बेहद खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी अनिका के साथ तय हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। मैं हैरानी से कभी कुणाल की तरफ देख रही थी तो कभी पापा की तरफ। ये क्या हो गया? पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कुणाल के साथ तय कर दी। वो बाहर जो मैंने कुणाल को कहते सुना, वो मोटी मैं ही थी। जाने कितने और दर्द झेलने हैं मुझे। पापा को ये बात कैसे बताऊं कि मैं शादी नहीं कर सकती, किसी भी हालत में नहीं कर सकती। मैं पापा के पास गई, उन्हें धीरे से अपना सच बताया, लेकिन मेरी वो बिना कोई बात सुने मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज की तरफ ले जाने लगी। मैं घबराहट में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती थी और मैं जोर से बोल पड़ी कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। लेकिन पापा इतने मगन थे कि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो बस मुझे लेकर जा रहे थे स्टेज की तरफ और उनकी तेज चाल से मैं कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लगने लगा मानो मैं गिर पड़ूंगी। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे तो मैंने पास खड़े एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। देखा तो वो रोहित था। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे गले से आवाज ही नहीं निकलना चाहती।
जाने क्यों आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धुंधला हो रहा है। और जब अगले दिन आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पापा मेरे बेड के पास में ही खड़े हुए, आंखों में गुस्सा लिए मुझे देख रहे थे। और मुझे होश में आता देखते ही वो जोर से चिल्लाए, तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता तय किया था और तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनिका, अब क्या जवाब दूं मैं? हाँ, कि मेरी बेटी बिना शादी किए माँ बनने वाली है। जरा भी नहीं सोचा ना कि क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे हम? तुम्हारी बहन कामिनी, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? तुम्हें शर्म नहीं है? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं है अनिका? इस तरह पूरे खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए। आखिर हो तो तुम अपनी माँ की ही बेटी ना, अपनी माँ की ही बेटी। कहते हुए पापा बाहर चले। पापा ने मुझे शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर बंद कर रखा था। कहने के लिए वो फार्म हाउस था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक तहखाना। इसके बाहर नहीं जा सकती थी मैं। दरवाजे पर एक ताला, जिसकी चाबी ना जाने किसके पास। ताला दिन में 2 बार खुलता था, जब मुझे खाना दिया जाता। हफ्ते में 1 बार डॉक्टर आ जाती थी चेकअप करने। बाकी पूरा दिन मैं उस अंधेरे कमरे में घुटती रहती थी। फोन, टीवी, इंटरनेट, किताबें, कुछ भी नहीं। शायद जेल भी इससे बेहतर होता होगा, क्योंकि वहां पर बात करने के लिए कोई तो होता होगा। इधर प्रेगनेंसी की सारी तकलीफें, जी घबराना, उल्टियां, सब कुछ मैं अकेले झेल रही। कभी कभी मन करता था कि बस खुली हवा में ना सांस ले पाऊं, मगर किसको कहती? सिर्फ दीवारें थी मेरे साथ देने के लिए वहां। दिन, हफ्ते, महीने बस यही सोच सोच कर निकाल दिए कि शायद अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो जिंदगी बहुत अलग होती। शायद वो मेरा यकीन करते जब मैं उन्हें बताती ना कि मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं खुद भी उतनी ही घबराई हुई। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, शायद वो मेरी बात मान। 9 महीने बीत गए और आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार भी था और डर भी। मेरी नींद अचानक तेज दर्द के साथ खुली। ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। और घंटों तक मैं उस दर्द से चिल्लाती रही, जूझती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर भागकर मेरे पास है। बस थोड़ी देर और। डॉक्टर की आवाज में ना फिक्र थी और ना दया। बस वो मशीन की तरह अपना काम कर रही थी। दर्द से जूझते जूझते मेरी सांसें उखड़ने लगी थी कि तभी एक बच्चे की रोने की आवाज है। डॉक्टर ने बताया मुझे कि मुझे लड़का हुआ है। पर इससे पहले कि मैं अपने बेटे को देख पाती, गले से लगा पाती, पापा ने वो बच्चे को डॉक्टर से छीन लिया और वहां से चले गए। मुझे रोता बिलखता छोड़कर वो चले गए। मुझे मेरे बेटे को देखने तक नहीं दिया। मैं बोलती रही, पापा प्लीज, पापा नहीं, वो मासूम बच्चा है, प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस दे दो पापा। मैं रोती रही, खिड़खिड़ाती रही, अपने बेटे से मिलने की भीख मांगती रही। हमेशा की तरह मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अनसुना कर दिया। अभी मैं समझ भी नहीं पाई थी कि मुझे फिर से बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि इस बार बेटी हुई है। मैंने देखा कि डॉक्टर मेरी बेटी मुझे देने के बजाय नर्स को देने जा रही है। उस पर ना जाने मेरे अंदर क्या टूटा, ना जाने मुझे क्या हुआ, जैसे मुझे किसी ने बिजली का झटका दिया। अपने अंदर की सारी ताकत समेट कर मैंने डॉक्टर के हाथों से अपनी बेटी छीन ली। बेटी को सीने से लगाए मैं उस जख्मी हालत में मैं भागती रही। मन में बस एक ही बात थी कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है, अपने बेटे को ढूंढना है और यहाँ से कहीं दूर चले जाना है, जहाँ मेरे पापा का साया भी ना पड़े मेरे बच्चों पर। पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं भाग ही रही थी कि अचानक से मुझे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा पीछे से और मैं चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी तो देखा पापा खड़े। मेरी मासूम बच्ची जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोला, पापा मुझे जाने दो पापा प्लीज। पापा ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग पाओगी और मैं तुम्हें भागने दूंगा? पापा माथे पर बिना कोई शिकन लिए बोल रहे थे, पर मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बचा था। अब मैंने हार मान ली थी।